कुछ ही टाइम में पंचायती राज चुनाव आने वाले। लेकिन अभी अभी सबसे बड़ी खबर जयपुर से आई है कि वागड़ के बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, चुनाव पंचायती राज चुनाव से ठीक कुछ समय पहले वापस कांग्रेस में आने की सोच रहे हैं। क्या बाप के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं महेंद्र मालवीय? देखिए, ये जो सूचना आई है वो सूचना मेरे पास 2 दिन पहले आ गई थी। जी। और मैंने किसी व्यक्ति को फेसबुक के मार्फत से कह दिया था कि भाई कुछ कुछ अनासुना लिख रहे थे। मैंने कहा कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, बाप का, आपका या बसपा का, सपा, कोई भी हो, तो वो लोकतंत्र में अपना वर्चस्व रखता है, अपना पद रखता है, तो किसी को ऐसा ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने मालवीय जी के लिए पहले ही बोल दिया था कि मालवीय जी कांग्रेस में रिटर्न हो रहे हैं 23 तारीख को। 23 ये जनवरी को आवे, 23 फरवरी को आवे, 23 मार्च को आवे या चुनाव से पहले आवे, वो आ जाएंगे, आएंगे, ऐसा मैंने उनको कहा था। तो ये जो मालवीय जी वापिस आने से उनका जो कद है वो कद वापिस उसी लेवल में आ पाएगा नहीं आ पाएगा वो जनता तय करेगी। क्योंकि मालवीय जी सबसे पहले लेफ्ट विचारधारा के छात्र संगठन में थे, वहां से फिर वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, फिर बीजेपी में गए, बीजेपी से फिर वापिस कांग्रेस में आ रहे हैं। तो जनता आप जान चुकी है कि आने वाले समय में कौन लोग किसके साथ में खड़े होते हैं। तो जो एक विचारधारा है उस विचारधारा को आप लोग डैमेज करके वापिस उसी विचारधारा में आते हैं। तो आप लोग अब कुछ वीडियो होंगे जो मोदी जी के उन्होंने वाहवाही की थी, मोदी जी की जयकारे लगाए थे, फिर राहुल गांधी के जयकारे लगाए थे, वो आने वाले समय में उनके लिए ही एक खड्डा साबित होगा। क्योंकि जनता आप जान चुकी है, समझदार हो चुकी है। देखो, महेंद्र मालवीय, मेरा यूं कहना, महेंद्र मालवीय है वो बाप पार्टी के लिए चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बांसवाड़ा में 5 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें से 4 विधायक तो कांग्रेस के थे। इसलिए नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महेंद्र मालवीय जी बाप पार्टी के लिए चुनौती नहीं हो सकते। महेंद्र मालवीय जी अपने आप में कुछ चुनौती हैं, क्योंकि उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि उनको बीजेपी से भी सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस के लोगों से भी सामना करना पड़ेगा, और हम तो है ही हैं उनके सामने खड़े हुए। दूसरा, मैं व्यक्तिगत मामला हो सकता है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कोई भी पूरे देश के अंदर देखते हैं हम लोग, कोई भ्रष्ट व्यक्ति है, भ्रष्ट नेता है, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर साफ सफाई होकर, उजला होकर वापिस वहां पे आके कूदता है। तो हो सकता है कि महेंद्र जी मालवीय साहब साफ सफाई होकर यहाँ आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर उन्होंने अगर ऐसा कुछ किया हो तो बीजेपी उनको छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि बीजेपी जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन करेगी, उनको ईडी फीडी जो भी है उनके लेवल में आके उनको वापिस उनको परेशान करने का काम करेगी। जिस प्रकार से आपका पश्चिम बंगाल में ममता जी को किया, तो ममता जी तो दबंग थी, ईडी के सामने लड़ पड़ी और उन्होंने उनका सामना किया। तो यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं है। अभी जैसे ही भारत आदिवासी पार्टी आई है, इसके बाद में बीजेपी से सांसद मन्नालाल रावत भी आ चुके हैं। वो सांसद बनने के बाद और इधर भारत आदिवासी पार्टी आने के बाद में दोनों में आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहते हैं। क्यों आखिर मन्नालाल जी क्यों प्रहार करते हैं कि ईसाई मिशनरियों की पार्टी है? ये तो ये बोलते हैं बीसीसी डीसीसी ग्रुप तो उनके हुआ करते हैं, उनके बनाए हुए ग्रुप ये चला रहे हैं। देखिए, मन्नालाल जी सांसद है, माननीय सांसद है अपने लोकसभा के, उनका हम लोग तिरस्कार कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन मन्नालाल जी की मानसिक स्थिति खराब है हाल में। क्योंकि उनको उनकी पार्टी के लोगों ने और संघ के लोगों ने एक ही बात रटा रटा के भेजी है, मुस्लिम ईसाई, मुस्लिम ईसाई, मुस्लिम ईसाई, और राजकुमार से लड़ाई, और आदिवासी पार्टी के बारे में गलत बयान करना। तो मन्नालाल जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्रिसमस डे था, उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता चर्च में क्या कर रहे थे? उनको क्यों जाना, चर्च में क्यों जाना पड़े? प्रधानमंत्री के लिए बोलो। दूसरा, आपकी पार्टी के ही महेंद्र सिंह मालवीय और आपकी पार्टी की रेशम मालवीय बांसवाड़ा के अंदर चर्च में कार्यक्रम था, 25 तारीख को जाके सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये क्या था? तो एक उनका व्यक्ति करे तो मस्त, मतलब उनका व्यक्ति करे सुनहरी, और हमारा कोई व्यक्ति जाता नहीं है, तो वो नहीं जाता, फिर भी वो लोग एक तांबे का बना देते हैं। तो इनको एक प्रकार का पाठ पढ़ा के भेजा गया है, एन केन प्रकारेण भारत आदिवासी पार्टी पे आरोप लगाओ और वो उनको क्रिश्चियन ईसा मुस्लिमों से जोड़ो। क्या मुस्लिमों में उनके बीजेपी में लोग नहीं है? बीजेपी के लोगों ने मुस्लिम लोगों से लड़कियों शादी नहीं की है? उनके आमने सामने शादियाँ होती है। भारत आदिवासी पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। और दूसरा, ईसाइयों के लिए जो बात हो रही है, तो पूरे देश में ईसाई हैं, तो ईसाई के लिए ये कांग्रेस बीजेपी के लोग हैं, वो ईसाई बाहुल्य में ईसाई को क्यों ढूंढते? झारखंड के अंदर वो ईसाई को लोग ढूंढते,
क्योंकि ईसाई है वो इस देश का धर्म नहीं है, मुस्लिम इस देश का धर्म नहीं है, जो जितने भी धर्म है वो इस देश के नहीं है, चाहे हिंदू भी इस देश का धर्म नहीं है। धर्म तो इस देश का है, मूल नेटिव मूल आदिवासी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी 2011 जजमेंट दे दिया है कि इस देश के आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं। जो दूसरे लोग हैं वो तो स्थानांतरित बाहर से इमिग्रेट पीपल है। तो ये चीज मन्नालाल जी को पता नहीं है, उनको संविधान पढ़ना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी हमेशा बाप पार्टी पर प्रहार करती हैं कि बाप पार्टी 5वीं 6ठी पास को नौकरी देंगे। क्या वास्तव में बाप पार्टी ने बोला है या फिर ऐसे आरोप लगाए जा रहे, समझ में नहीं आता। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी कोई अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। सिक्के के 2 पहलू हैं, एक हेड एक टेल है, वो दोनों एक ही हैं। पूरे देश भर में जहाँ कुछ निर्दलीय लोग हैं, जैसे हमारे डूंगरपुर में देख लीजिए, पहले आपका चुनाव हुआ जिला परिषद वाला, उसमें 13 सीट हम लोग निर्दलीय रूप से जीते, 8 सीट बीजेपी जीती, 6 सीट कांग्रेस जीती। वो दोनों रात में एक हो गए और ये दोनों सिक्के के एक पहलू बन गए। दोनों ने मिलकर अपना जिला प्रमुख बना लिया। तो इस प्रकार से हम देखते दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। आपका सवाल क्या था? मतलब मेरा सवाल ये था 5वीं और 6ठी पास को हाँ, वास्तव में हाँ, बाप या- पार्टी या- नौकरी देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं वो संविधान को नहीं पढ़े हैं, संविधान को समझते नहीं है, संविधान को जानते नहीं है। हम लोगों ने सामाजिक मंचों के मार्फत से आज भी बोलते हैं, कल भी बोलते थे और बोलते रहेंगे। 5वीं और 6ठी अनुसूची बोला है। 5वीं अनुसूची में आदिवासियों के जो राइट्स हैं, आर्टिकल 244 वन के, जल जंगल जमीन के, पैसा एक्ट के, जितने भी राइट्स हैं वो राइट्स को धरातल पे लागू करने के लिए हमने बार बार बोला है। आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, बोलते रहेंगे। 6ठी अनुसूची जो पूर्वोत्तर राज्य में चलती है उसके लिए बोला था। ये लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, ये लोग समझते नहीं है और जानबूझ के हमारे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। उनको अगर हमसे डिस्कस करना है तो 5वीं अनुसूची में आप लोग डिस्कस डिबेट कीजिए। और ये लोग 5वीं की बात करते हैं। आजकल तो सरकार ने कर दिया कि सरपंच भी 12वीं पास होगा, ये कर दिया है। तो ये जानबूझ के कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बोला हम लोगों ने, हमने 5वीं अनुसूची की बात की। कांति भाई, आज भारत आदिवासी पार्टी का प्रथम जिला अधिवेशन रतलाम में रखा गया था। क्या कुछ मुद्दे थे, किन मुद्दों पर चर्चा हुई आपकी? सबसे पहले आपके भारत की आवाज़ चैनल को हमारी ओर से धन्यवाद, जोहार। आज रतलाम मध्य प्रदेश में जिले में जो प्रथम अधिवेशन रखा है उसमें कुछ खास मुद्दे इस प्रकार से थे कि हमारे एकमात्र अकलौते विधायक जो मध्य प्रदेश में हैं, उन्होंने विधानसभा में किस प्रकार से काम किया है, किस प्रकार से सवाल फुटअप किए हैं, कितना विकासात्मक काम किया है, सरकार उनकी बात कितनी मान रही, कितनी नहीं मान रही है, ये तो एक मोटा तौर पे हमको जनता के बीच में लाना था। दूसरा मुद्दा था कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, सरपंच आपका यहाँ कुछ अलग बोलते हैं, अपने वहाँ बोलते हैं जिला परिषद और पंचायत समिति से। ये जो त्रिस्तरीय चुनाव आने वाले हैं वो चुनाव में तैयारी कैसे करें और अधिकतम सीट कैसे जीतें, ये सारी बातों को लेके हमने अपने तरीके से लोगों को टिप्स दिए हैं। और हमारी पार्टी गाइडलाइन के अनुसार काम करने का जो मूल मंत्र दिया है वो किस प्रकार से काम करेंगे, ये मोटे तौर पे हमारा मुद्दे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये थे कांति भाई आदिवासी, जिनके विचारों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैं हूं प्रवीण डोडिया, भारत की आवाज। नमस्कार।